एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए बच्चों की तरह नानुकुर करते रहे। भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी तो है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। सच ये है कि शिंदे, एकनाथ शिंदे और उनके साथी सरकार में रहें या ना रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बाद अब बारी निशाने पर एकनाथ शिंदे खुद हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप नहीं सोच रहे हैं, शिंदे साहब को भी इस बात का इल्म है कि एक ना एक दिन निशाने पर तो वो भी आएंगे। उधर अजीत पवार भले ही आजकल मुस्कुरा रहे हों, एकनाथ शिंदे पे मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उन्हें भी इस बात का इल्म है कि उनके जरिए जो हाल बीजेपी ने चाचा शरद पवार का किया, वही हाल उनका भी होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों या परसों के बाद हाल वही होना है अजीत पवार का जो शरद पवार का हो। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अब दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से आरोप लगे कि चुनाव में गड़बड़ हुई है, जिस तरह से मशीनों का खेल हुआ, ऐसी बातें सामने आ रही, या फिर पैसे का खेल हुआ, 1-1 लाख करोड़ की मुफ्त योजनाएं और वोटरों को लिफाफों में 4,000 रुपये से लेकर 10-10 हज़ार रुपये जिस तरह से बांटे गए, तो जो परिणाम आया वो तो आना ही था। यानी सरकार एनडीए की बननी ही थी, महायुति की बननी थी, और देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेनी ही थी। ये सब कुछ लिखा हुआ था इबारत की तरह दीवारों पर। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हो रही है देवेंद्र फडणवीस पे। दरअसल पिक्चर यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि आगे का जो प्लान है मिस्टर चाणक्य का, मोदी जी के चाणक्य का, उसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र ना सिर्फ एक मॉडल है, बल्कि महाराष्ट्र में जो कुछ होने जा रहा है वो देश की राजनीति को बहुत गहरे तक बदल रहा है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले चाणक्य का असली गेम प्लान जानना चाहिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों चाणक्य क्या करने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है एकनाथ शिंदे का, क्या होने जा रहा है अजीत पवार का, क्या होगा इस महायुति का। अब दोस्तों, पहले जरा अमित शाह का, चाणक्य का गेम प्लान समझ लेते हैं कि गेम प्लान क्या है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसकी सोच क्या है, असली प्लान क्या है। अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बीजेपी का मानना है कि यूपी और महाराष्ट्र देश के दो बड़े राज्य, एक से 48 सीटें लोकसभा की और एक से 80 सीटें लोकसभा की। अगर ये दो राज्य यहाँ पर बीजेपी का एक छत्र राज्य हो जाए तो देश पर राज करना आसान है। यानी महाराष्ट्र और यूपी पर अगर राज हो एक छत्र, तो फिर देश पर राज करना मुश्किल नहीं। और इसीलिए ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, जिसके निशाने पर सबसे पहले उद्धव ठाकरे आए। जी हाँ, शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे, और इनकी पार्टी जिस तरह से तोड़ी गई, जिस तरह से इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा गया, आपको सब पता है। कई वीडियोस मैंने बनाए जो आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई, शिवसेना को तोड़ा गया, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक नई शिवसेना बनाई गई, और उस शिवसेना से महायुति की सरकार चली, जहां आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि धीरे धीरे शिंदे भी कमज़ोर होंगे, बल्कि उनके कमज़ोर होने की शुरुआत हो चुकी है। उनकी शुरुआत हो चुकी ठीक इस इलेक्शन के बाद। शिंदे अगर कमज़ोर होते हैं तो फिर एक ही विकल्प है शिंदे के पास, या तो ख़त्म हो जाएं या अपनी पार्टी मर्ज कर लें, और दोनों ही स्थितियों में लाभ बीजेपी को है। यानी जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ वही हाल आगे चलकर शिंदे का होना है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हिंदू वोट उद्धव ठाकरे के पास था, या जो हिंदू वोट थोड़ा बहुत इस बार एकनाथ शिंदे की पार्टी में गया, वो सारा हिंदू वोट, मेजॉरिटी वोट बीजेपी के खाते में जाए। नो शिवसेना, ओनली बीजेपी इन महाराष्ट्र। अब जिस तरह से एक रीजनल पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से ध्वस्त किया बीजेपी ने, उसी तरह एक और रीजनल पार्टी शरद पवार की एनसीपी, उसको भी निशाने पर रखा अमित शाह ने, चाणक्य ने। और शरद पवार की पार्टी तोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व में एक नई एनसीपी बनाई, आप सबको पता ही है। एनसीपी को लेकर थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि धीरे धीरे शरद पवार अभी और कमज़ोर हों।
होंगे, उनकी पारी ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस भी अभी और कमज़ोर होगी, और जिस दिन कांग्रेस और शरद पवार कमज़ोर होंगे, यानी जो सेकुलर वोट है वो कमज़ोर होगा, या नॉन बीजेपी वोट की जो पार्टी हैं दो, ये कमज़ोर होंगी, शरद पवार कांग्रेस, तब टारगेट पे अजीत पवार भी होंगे। अजीत पवार का भी वही हाल होगा जो एकनाथ शिंदे का होगा, यानी पार्टी या तो मर्ज होगी, विलय करेगी, या नहीं रहेगी। यानी कुल मिलाकर एक छत्र राज होगा बीजेपी का इन महाराष्ट्र, द सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, कि क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये अगले 5 साल तक इस सरकार में टिक पाएंगे? क्या टिक पाएंगे? यानी 2029 को जब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तब ये दोनों लोग कहाँ खड़े होंगे, इनकी पार्टीज कहाँ खड़ी होंगी? एनसीपी अजीत पवार कहाँ होगी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहाँ खड़ी होगी? क्या ये एग्जिस्ट करेंगे 2029 में, या इनका मर्जर हो जाएगा बीजेपी में, विलय हो जाएगा? क्या होगा इनका? कॉमन सेंस है। मैं सवाल बजाय खुद जवाब देने के मैं आप पे छोड़ता हूँ। इमेजिन करिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को 2029 में, इनका क्या होगा? वही हाल होगा जो शरद पवार उद्धव ठाकरे का हुआ। अब दोस्तों, सच ये है कि देवेंद्र फडणवीस की जो ताजपोशी है ये सिर्फ एक औपचारिकता है, महज फॉर्मेलिटी है ये। और उधर एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो डर है कि फ्यूचर को लेकर अब आगे क्या होगा, वो बड़ा वाजिब डर है। जो आशंकाएं इनके मन में उठ रही हैं वो सही हैं। और जो दादा अजीत पवार हैं, उनको लगता है कि जब तक दाल रोटी चल रही की पार्टी तोड़े चाहे किसी की तोड़े, तो वो एक लंबे प्लान पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी सुधीर जी, आखिरी सवाल है और फिर उसका एक फाइनल कमेंट मैं लखेड़ा साहब से लूंगा। क्या आपको लगता है कि चाहे अजीत पवार की पार्टी हो और चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, देर सवेर, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज कल परसों नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, इन दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी निगल जाएगी, स्वैलो कर जाएगी, इनको तोड़ेगी? क्या तोड़फोड़ हम फिर से देखेंगे? क्योंकि बीजेपी एक छत्र राज चाहती है महाराष्ट्र में। आपको ऐसा लगता है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का, अगर मैं सीधे पूछूं, फ्यूचर क्या है 2 साल बाद, 2.5 साल बाद? देखो, अजीत पवार कुछ साल बाद महाराष्ट्र के दुष्यंत चौटाला होंगे, उसमें चौटाला हो जाएंगे, तो उसमें कुछ संदेह नहीं लगता। एक बात हम समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एकनाथ शिंदे और उनकी जो वोट बैंक है सेम है, शिंदे खत्म, वोट बैंक अपने तरफ। अभी दूसरी वोट बैंक बचती है सेक्युलर की, जो प्रोग्रेसिव शाहू फुले अम्बेडकर की जो वोट बैंक, प्रोग्रेसिव वोट, प्रोग्रेसिव वोट, हाँ, वो है कांग्रेस के पास है, वो है शरद पवार के पास और अजीत पवार के पास। मुझे लगता है वो अजीत पवार को जब तक साथ में रखेंगे, जब तक कांग्रेस पूरी तरह खत्म नहीं होती, जब तक शरद पवार खत्म नहीं होते, तब तक उनके साथ में रखेंगे। एक बार वो दोनों खत्म, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि कांग्रेस कभी ना भी बाउंस बैक हो। एक बार कांग्रेस बाउंस बैक होते तो उनका एक सेंटर में एक तुमको एक असर्शन मिल जाता है, उनका एक पावर मिल जाता है। बड़ी बात, इसलिए शरद पवार और कांग्रेस को दबाने के लिए वो अजीत पवार का इस्तेमाल कर लेंगे। जब दब जाएंगे तो अजीत पवार का दुष्यंत चौटाला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सुधीर जी ने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस जिंदा है, जीवित है, और जब तक शरद पवार जीवित हैं, यानी दोनों पार्टियां का जो सेक्युलर वोट है, तब तक अजीत पवार साथ में रहेंगे। जिस दिन शरद पवार और कांग्रेस एकदम हाशिए पर होगी, उस दिन अजीत पवार का भी वही हाल होगा जो शिंदे का होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था, आपको लगता है कि जो 5 दिसंबर की जो शपथ है फडणवीस की, वो एक औपचारिकता है? असली खेल 6 महीने बाद महाराष्ट्र में शुरू होगा। द गेम बिगिंस आफ्टर 6 months। देखो, महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, जैसे हमने 1914 में भी देखा है किस तरह से यहाँ से राजनीति बदलती है। कोई टेकन फॉर ग्रांटेड कोई लीडर और कोई पार्टी ले नहीं सकता। 6 महीने पहले महाविकास आघाड़ी का बम्पर वोटिंग किया, बम्पर सीटें जिताई। विद इन 6 month लोगों ने महायुति को सीटें जिताई। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो 14% का वोट शेयर का डिफरेंस वो बिल्कुल वही रहेगा। लोग, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को ने एक मैसिव, एक डिसिसिव मैंडेट दिया है। अभी ये 3 लोगों के ऊपर डिपेंड है कैसा अपने गवर्नमेंट प्रोमिसेस कैसे फुलफिल करते। फुलफिल नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र वापस शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा हो। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे तो बीजेपी को एक यूनाइटेड ओबीसी वोट किया और डिवाइडेड मराठा वोट किया।
लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। अभी उनका जो वोट बैंक है, जिसका जो डीएनए कहते हैं ओबीसी, वो भी सोचेंगे भाई हमने वोट किसको सीएम बनाने के लिए किया था। जो मराठा ने वोट किया तो वो भी सोचेंगे हमने सीएम किसको बनाने के लिए किया था। उसके बाद में बहुत मंथन होगा लोगों में, उनके जो एक्टिविस्ट है सब चीजों में, तो उससे काफी एक्शन रिएक्शन आने वाले कल में, जैसे आपने कहा कि जो आने वाला कल है 6 महीने बाद में बीएमसी चुनाव हो, वो अहम रहेगा मेरे ख्याल से। मराठी आदमी किस तरह से मुंबई में रिएक्ट करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।